हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया की जो नई बुक आई है बिहार दरोगा के लिए, उसके वॉल्यूम 3 के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए सेट की शुरुआत करते हैं। सेट का पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल रजाक गुरनाह को। वर्ष 2021 में साहित्य के नोबेल के लिए अब्दुल रजाक गुरनाह को चुना गया है और ये तंजानिया के रहने वाले हैं। इन्हें यह पुरस्कार शरणार्थियों के भाग्य के अपने अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अलीबाग के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है। देश में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में ही होता है। अगला प्रश्न है, 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापसी पन्नू को। 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तापसी पन्नू को दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इरफान खान को दिया गया। अगला प्रश्न है, शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम, ऑप्शन ए। शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन असम में किया गया है। अगला प्रश्न है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2021 में मुंबई का स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 106वां। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2021 में मुंबई का स्थान 106वां है, जबकि प्रथम स्थान पर लंदन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी आर चौधरी। भारतीय वायुसेना के 27वें प्रमुख बने हैं वी आर चौधरी, और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अमेजोनिया वन उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, PSLV C-51। अमेजोनिया वन उपग्रह को PSLV C-51 द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में किस समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईडन तट तथा कोवलम तट। वर्ष 2021 में 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण दिया गया तथा भारत में अब तक कुल 10 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है, सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काजीरंगा नेशनल पार्क। सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, और ये असम राज्य में स्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, एससीओ की 21वीं बैठक 2021 में कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तजाकिस्तान। एससीओ 2021 की बैठक तजाकिस्तान में आयोजित की गई है। 2022 में यह सम्मेलन उज्बेकिस्तान शहर में आयोजित किया जाएगा। एससीओ का 9वां सदस्य हाल ही में ईरान बना है। अगला प्रश्न है, मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्पारा। मित्र शक्ति अभ्यास 2021 का आयोजन अम्पारा श्रीलंका में हुआ है। यह सैन्य अभ्यास प्रतिवर्ष भारत एवं श्रीलंका के मध्य आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030 तक। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जन सुनवाई योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने 2021 में जन सुनवाई योजना 2021 की शुरुआत की। इस योजना के माध्यम से राज्य में लोग अपनी समस्या का शिकायत सीधे ऑनलाइन माध्यम से
मुख्यमंत्री से साझा कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, सेहत ओपीडी पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। सेहत ओपीडी पोर्टल को रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य सशस्त्र बलों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुब्रमण्यम स्वामी। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक सुब्रमण्यम स्वामी हैं। यह पुस्तक 2021 में प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4.5%। अगला प्रश्न है, बजट 2021-22 के अनुसार देश में कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100। बजट 2021-22 के अनुसार देश में कुल 100 सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से आया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर से। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश में सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर से आया है और सर्वाधिक एफडीआई भारत के गुजरात राज्य में आया है। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाविना पटेल। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक भाविना पटेल ने जीता है और ये रजत पदक था और भाविना पटेल का संबंध टेबल टेनिस से है। पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल 19 मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली से। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध बिहार के वैशाली जिले से है। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य उपकरण की खरीद हेतु समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस ने। फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है। अगला प्रश्न है, किस संस्था द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इफ्को के द्वारा। इफ्को के द्वारा देश में पहली बार नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, काजा क्लास। काजा क्लास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है और एस्टोनिया की राजधानी तालिन है। अगला प्रश्न है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने निवेश को बढ़ाने हेतु नई नागरिकता नीति 2021 की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएई ने। यूएई ने देश में विकास कार्य को बढ़ाने तथा निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से नागरिकता नीति 2021 शुरू की है। 26 से 30 तक मैथ के प्रश्न हैं जिसका मैं उत्तर बता देता हूं तथा इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 51:58। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30। 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 177। और 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंगल ए। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। पड़ोसी देश भूटान के साथ 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है जो इस प्रकार हैं, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल तथा अरुणाचल प्रदेश। भूटान भारतीय राज्यों के साथ लगभग
699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लूनी तथा माही। ये दोनों नदी अरावली के पश्चिमी छोर से निकलती है और अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 विभागों में किया गया है, जिसमें नेपाल हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 800 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। हिमालय का यह भाग काली से तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, सैडल पीक की अवस्थिति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी अंडमान। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है और इसकी कुल लंबाई लगभग 740 मीटर है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेनगंगा। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर पहाड़ी के समीप पश्चिमी घाट से होता है। भारत में इस नदी की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना आदि, जबकि पेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा आदि गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक अनसिंचित खेती की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। असिंचित खेती से तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जहां वर्षा औसत से कम होती है। दिए गए विकल्पों में दक्कन का पठार सर्वाधिक असिंचित क्षेत्र वाला है। अगला प्रश्न है, लोनार झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है और यह एक प्रकार की खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन स्थलरुद्ध देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हंगरी स्थलरुद्ध देश है। विश्व का सबसे छोटा स्थलरुद्ध देश वेटिकन सिटी है। और विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मेघालय पठार का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भुवन पहाड़ियाँ। दिए गए विकल्पों में भुवन की पहाड़ियाँ लुसाई हिल्स का हिस्सा हैं, जबकि अन्य तीनों गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ तथा जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार का भाग है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1949 में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। इस समिति के पहले अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्प बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जीएसटी क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है और जीएसटी को भारत में पहली बार 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था और इसे लागू करने वाला पहला राज्य असम था। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निजीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को निजीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष संबंध है। आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। प्रदूषण, ओजोन क्षरण तथा ग्रीन हाउस गैस, ये सभी जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण हैं। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकारा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो
UNFCCC से संबंधित है। इसे UNFCCC के तीसरे सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, जो कि 1997 में जापान के क्योटो शहर में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन परत समताप मंडल में अवस्थित है, पृथ्वी से लगभग 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। सिमलीपाल अभयारण्य ये उड़ीसा में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है तथा सरिस्का अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 4 3 2। अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम में। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत मिजोरम में है, जो कि 85.41% है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, सत्य फल या ट्रू फ्रूट किसमें विकसित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाशय में। अंडाशय से सत्य फल विकसित होता है। अगला प्रश्न है, कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन डी से। कॉड लीवर तेल विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। यह मछली से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में मौजूद होता है और इसे पहली बार 1953 में जॉर्ज पालेड द्वारा खोजा गया था। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह जीव जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोकैरियोट। अगला प्रश्न है, सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनैन प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छाल में। कुनैन औषधि सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलू। संशोधित तना स्टेम उत्तक से प्राप्त होता है, जो मृदा की सतह के नीचे मौजूद होता है। आलू, अदरक संशोधित तना के उदाहरण है, जबकि शकरकंद एक संशोधित जड़ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? फ्लोएम पानी और खनिज का परिवहन करता है, तो ये गलत है। फ्लोएम फोटोसिंथेटिक उत्पादों का परिवहन करता है, तो ये कथन सही है। फ्लोएम पौधों को सहारा देता है, तो ये कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोएम संवहनी पौधे में एक जीवित उत्तक है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों से नीचे की ओर संश्लेषित घुलनशील कार्बनिक यौगिक का संचालन करता है। अगला प्रश्न है, स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1%। हरे पौधों की पत्तियों द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित सूर्य का प्रकाश की मात्रा लगभग 1% होती है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह बनाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसीटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र CaC2 होता है। जब कैल्शियम कार्बाइड नमी के संपर्क में आता है तो एसीटिलीन गैस उत्पन्न करता है, जिसका प्रयोग हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप निम्न में से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है जिसमें 6 कार्बन परमाणुओं की इकाइयां होती हैं जो एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 32। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। किसी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहां n का मतलब होता है कक्षा की संख्या। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं
जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समूह 18। अगला प्रश्न है, पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्कॉर्बिक अम्ल। और एस्कॉर्बिक अम्ल पपीता, आंवला, ब्रोकली आदि में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, OH-। क्षारक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिलिक अम्ल OH- मुक्त करते हैं। क्षारकों में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी असत्य हैं। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा नहीं होती है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा है। ऊंचाई पर स्थित विरामावस्था में स्थित किसी पिंड में केवल स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह ऊर्जा का संरक्षण नियम है। तापगति का प्रथम नियम सामान्यतः ऊर्जा के संरक्षण नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से लेंस सूत्र यानी कि लेंस फॉर्मूला क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जहाँ u वस्तु दूरी है और v प्रतिबिंब दूरी और f फोकस दूरी है। अगला प्रश्न है, जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिरोध कम हो जाता है। अर्धचालक को गर्म करने से प्रतिरोध कम हो जाता है। और अर्धचालक के उदाहरण हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम आदि। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने इच्छानुसार कभी भी तथा कहीं भी जा सकता है। इसमें विदेश यात्रा भी शामिल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र का आशय है शासन की संसदीय प्रणाली वाला प्रजातंत्र, जिसमें सत्ता मूलतः जनता में निहित होती है। अगला प्रश्न है, सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1991 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। इसका तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है और इसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। और संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा जिसमें संघ की कार्यपालिकाई शक्ति निहित होगी। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवी मावलंकर। 15 दिसंबर
1954 को आचार्य जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, परंतु 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा के द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 राज्य एवं 8 संघ राज्य क्षेत्र। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक नया संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। इसके पश्चात भारत में 28 राज्य तथा 8 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची में किस सूची का विषय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। संविधान की 7वीं अनुसूची को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिकाई शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था पर सुझाव देने के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था तथा इसने अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मंत्रिमंडलीय सरकार, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध, इसको कनाडा से लिया गया है। आपात उपबंध, इसको जर्मनी से लिया गया है तथा मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वजीर। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख वजीर यानी कि प्रधानमंत्री कहलाता था। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1571 में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण 1571 में किया था और 1575 में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी और जजिया कर की समाप्ति 1564 में की थी। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1665 ईस्वी में। पुरंदर की संधि महाराजा जय सिंह तथा शिवाजी के मध्य 1665 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत मुगल शासक अकबर के समय हुई। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था तथा अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है, मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है और अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहते हैं। अगला प्रश्न है, होइनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियूकी में वर्णित है, तो ये भी सही है। होइनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
सतलज नदी के किनारे। और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, कोटदीजी आदि स्थित है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है और मादर नदी के किनारे रंगपुर स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने 1759 से 1806 ईस्वी तक लगभग 47 वर्षों तक शासन किया। अगला प्रश्न है, प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह शंख है। और सर्प पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है, सिंह महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है तथा नीलकमल नामी का प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थायी बना दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु अंगद ने। और गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बरेली में हुए 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हडसन। बरेली में हुए 1857 के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक हडसन था। और कर्नल नील ने इलाहाबाद तथा फैजाबाद में विद्रोह को दबाया था। अगला प्रश्न है, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1906 में। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय पेरिस में है। अगला प्रश्न है, सावाक निम्न में से किस देश की गुप्तचर संस्था है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान। सावाक ईरान की गुप्तचर संस्था है। और इजराइल की गुप्तचर संस्था का नाम है मोसाद। अगला प्रश्न है, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए एवं कनाडा। तथा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा 38वीं समानांतर रेखा है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है और इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश रूस है। इस सेट का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयतन। जिन राशियों की अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती है उन्हें मूल राशि कहते हैं। और मूल भौतिक राशियां 7 प्रकार की होती हैं: लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।